तो हम लोग कल भैया sp sp2 और sp3 तीन हाइब्रिडाइजेशन देख चुके हैं। ओए, तीन हाइब्रिडाइजेशन देखे हमने, sp sp2 और sp3, करेक्ट। sp में ज्योमेट्री थी लीनियर, sp2 में थी ट्रायंगुलर प्लेनर और sp3 में थी टेट्राहेड्रल। बोलिए, ये हम लोगों ने कल देखा। अभी हमने यहाँ पर एक बात और देखी कि CH4 हो या CCl4 हो, इनमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आया sp3। CH4 हो या CCl4 हो, इनमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3। फिर हमने देखा C2H4, इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आया sp2। और फिर C2H2, इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आया sp। क्या मैं सही कह रहा हूँ? किसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसा आया हमने कल देखा। ये सर समझ में आया कि इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3, इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2 और इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है। सर समझ में आया मेरे को, अच्छे समझ में आया। लेकिन सर पूरी रात भर में एक बात सोचता रहा कि ये कैसे मालूम पड़ेगा कि किसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। अगर सोचा हो तो, अगर तुम रात भर कुछ और सोचते रहे तो अलग बात है, ठीक है ना भैया। वरना जो यही सोचेगा उसको तो यही सोच में आएगा। क्या भैया, थोड़ा इधर कष्ट करें बबन कि साहब इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3, आई अंडरस्टूड। इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2 और इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है। ये हम लोगों ने देखा। मसला ये है कि आप हमें समझ में आ गया कि किसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो क्या सर इसे रट्टा मार के रखना पड़ेगा? कभी तो आपने एक यहाँ आपने क्या करा, अगर हम बात करें तो यहाँ आपने क्या करा सर। हाँ, यदि मैं बात करूँ यहाँ पर, यदि मैं बात करूं यहाँ पर, कुछ ऐसा था कि ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे, ये था भैया। इधर क्या करा सर आपने, पूरे sp3 हाइब्रिडाइजेशन कर दिया। इधर क्या sp2 और इधर क्या, इधर हाइब्रिडाइजेशन क्या आया और इधर क्या आया sp2। बोलिए सर ऐसा कुछ हो रहा है, ये आपको समझ में आया। पर सर ये कैसे मालूम पड़ेगा कि आपको तीनों ही p यूज़ करने हैं या 2 p यूज़ करने हैं या 1 p यूज़ करना। हाउ शैल आई कम टू नो अबाउट दैट? प्रश्न मेरे दिमाग में, मेरे मस्तिष्क में, मेरे भेजे में, मेरे खोपड़ी में जो प्रश्न बार बार उमड़ रहा है, वो क्या उमड़ रहा है? हाउ आई विल कम टू नो, शैल आई यूज़ ऑल 3 p ऑर्बिटल्स, शैल आई यूज़ 2 p ऑर्बिटल्स और शैल आई यूज़ ओनली 1 p ऑर्बिटल? ये मुझे जानना है। क्या इसको जानने का कोई तरीका है या इसको रट्टा मारना है? आप तो ये बताओ। तो इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझने का तरीका है। ठीक है, पहले इसे लिखो जी। ठीक है भैया, तो ये प्रश्न जो है सारी रात मुझे जो है तकलीफ देता रहा है। आर्यन राज कुछ बोल रहे, तड़पा रहा था। यह सर्द फासला कल कटने वाला था। इसको और मॉडिफाई कर देता है, यह सर्द फासला कल रात कटने वाला था, मैं उस चिराग की लौ से लिपटने वाला था। यह सर्द फासला कल रात कटने वाला था, मैं उस चिराग की लौ से लिपटने वाला था। बचा लिया तेरी खुशबू के फर्क ने वरना, बचा लिया तेरी खुशबू के फर्क ने वरना, मैं तेरे वहम में तुझसे ही लिपटने वाला था। ये बहन छोटी रही, अपने को आ जाओ। समझ पड़ा तुम्हारे को? हाँ चलो। हाँ तो भैया ये मुझे कंफ्यूज कर रहा है कि
कैसे मैं पहचानूंगा कि कहाँ sp3 आ रहा है, कहाँ sp2 आ रहा है और कहाँ sp आ रहा है? तो बड़ा सिंपल सा इसका जवाब है, समझिएगा। वेरी इजी टू आइडेंटिफाई। कार्बन अगर 4 ग्रुप से जुड़ा है, वो सिमिलर हो डिसिमिलर हो, वन कार्बन इज अटैच टू हाउ मेनी ग्रुप्स? तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी होगा 4, यानी क्या? अगर कार्बन 4 ग्रुप से जुड़ा है तो उसका नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे 4, यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। और यदि कार्बन 3 ग्रुप से जुड़ा है, कितने ग्रुप से? 1 2 3। अगर कार्बन 4 ग्रुप से जुड़ा है, 2 2 4, तो sp3। 3 ग्रुप से जुड़ा 1 2 और 3, तो क्या? और अगर कार्बन 2 ग्रुप से जुड़ा है, और 2 ग्रुप से जुड़ने के 2 तरीके हैं, 1 2, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा 2, यानी क्या? sp। अंडरस्टूड? अगर कार्बन 4 ग्रुप से जुड़ा है तो हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी आए 4, यानी sp3। अगर कार्बन 3 ग्रुप से जुड़ा है, 1 2 और 3, तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा 3, यानी sp2। sp2 मतलब 3 हुए कि नहीं हुए? 1 s और 2 p कितने हुए? ये कितने हुए? 4, मतलब 1 s और 3 p 4 हुए। और अगर कार्बन 2 ग्रुप से जुड़ा है, 2 ग्रुप कैसे? एक इधर एक इधर, या एक इधर एक इधर, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? समझे? करिए जरा। बड़ी सिंपल सी बात है साहब। कार्बन अगर 4 ग्रुप से जुड़ा है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी बनेंगे 4, यानी हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3। अगर कार्बन 3 ग्रुप से जुड़ा है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे 3। कितना शरीफ लगता है कटिंग कराकर, है ना? बस सर आप तो बदमाश लगता है, आप लोग खुद दाढ़ी बढ़ा रखी है कि नहीं? पर इसके लिए सर बनना पड़ता है ना, अपने कई साल झोंकने पड़ते हैं। पहले वो स्कूल में ना, मतलब अभी भी ऑब्वियसली स्कूल में बियर्ड्स आर नॉट अलाउड, मुस्टैक्स आर नॉट अलाउड। तो वो था कि भैया एक ने लिख के दिया एक बार मेरे को सजेशन, बच्चे ने, कुछ क्या होता है वो बिल्कुल एकदम अतरंगी वो लिख के देते हैं, पत्र लिख के देते हैं एकदम। हाँ, तो सर लिख के, वो एक सर थे मैथमेटिक्स के पहले यहाँ पर, तो बोला ये हमको बोलते हैं दाढ़ी मूछ के लिए, खुद तो इतनी बड़ी दाढ़ी बढ़ा रखी उन्होंने सर ने। तो मतलब सर की दाढ़ी से ऑब्जेक्शन था। ऐसी अभी बीच में एक बार अप्रैल में किसी ने लेटर लिख के दिया, बोले सर लू बहुत लग रही है, 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा है, कोई बच्चा मर जाएगा तो आपके सर पे आ जाएगी, छुट्टी कर दो आप। मैं बच्चे का मतलब स्टूडेंट्स का वेल विशर बन के आपको अनुरोध कर रहा हूँ कि आप स्कूल की छुट्टी कर दो 15 अप्रैल के आसपास। है नहीं, शिवम लिखता इंग्लिश में लिखता, उसने बिल्कुल हिंदी में लिखी थी। शिवम का छुट्टी का सोचता है, शिवम को मालूम है क्लास लगे नहीं लगे, अपने को सोना अपन सोएंगे। कौन माइका लाल है जो अपने को रोक पाया आज तक? है चलो भाई। तो अभी हमारे पास में भैया अगर 4 से जुड़ा है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने जो कल देखे, ये 4 ग्रुप थे, सुनाई नहीं दिया मुझको? ये 4 ग्रुप थे और 3 है तो क्या? जैसे अपन ने 3 ग्रुप में भी देखा, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बना था? बोलो, ये 3 ग्रुप से जुड़ा है कि नहीं कार्बन? आप देख लो कितने ग्रुप से जुड़ा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ देखो ये किससे जुड़ा था? बोलो, ये 2 ग्रुप से जुड़ा है। और इसका एक और एग्जांपल बताता हूं मैं तुम्हारे को। अभी गौर करना, यहां पर ये कार्बन कितने ग्रुप से जुड़ा हुआ है? यहां 3 से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है? मुझे समझ में नहीं आया भैया। 1 2 3, इस कार्बन की बात करूं 1 2 3, इस कार्बन की बात करूं तो, इस कार्बन की बात करूं तो 1 और 2। बोलिए, नहीं आ समझ में? कार्बन कितने ग्रुप से जुड़ा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा।
कार्बन यहाँ पर 4 ग्रुप से जुड़ा है सर, तो sp3 आया, 4 से जुड़ा है sp3 आया। यहाँ कार्बन कितना से जुड़ा है? 1, 2 और 3। इस कार्बन की बात करूँ 1, 2 और 3, इस कार्बन की बात करूँ 1 और 2, इस कार्बन की बात करूँ 1 और, ये कार्बन को देखो कितने कार्बन से जुड़ा है ये, ठीक है। तो कार्बन अगर किससे जुड़ा हुआ है? 4 ग्रुप से, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी क्या बनेंगे ऋष? sp3। अगर 3 से जुड़ा है तो, और अगर 2 से जुड़ा है तो, अरे बोलो। तो कार्बन कितने ग्रुप से जुड़ा है सर? 4 ग्रुप से जुड़ा है तो sp3, 3 ग्रुप से जुड़ा है तो sp2 और 2 से जुड़ा है तो sp। यहाँ तक की कहानी समझ में आई? जैसे हम अलग अलग कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन आइडेंटिफाई करते हैं यहाँ पर, चलिए चलिए यहाँ पर आपको हर किसी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आइडेंटिफाई करना है। यू आर हेयर टू आइडेंटिफाई हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन एंड वी आर आल्सो हेयर टू कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। आपको क्या निकालने को बोला है? कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं और कितने पाई बॉन्ड्स हैं। हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर देयर? कैसे क्या करेंगे भैया? इसको ना पहले इसके स्केलेटन को थोड़ा पूरा एक्सपांड कर लो। जो कोई तुम्हें कंपाउंड दे रखा है उसके स्केलेटन को तुम क्या कर लो? पूरा एक्सपांड कर लो। कर लिया? लिसन, अब तुम आइडेंटिफाई करो क्या होगा। करेक्ट? क्या है? ठीक है, सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करो। कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड बनेंगे भैया? काउंट कीजिए कितने सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं। 1, 2, 3, काउंट कर लीजिएगा भैया। हाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बड़ा अच्छा लगता है ये गिनती करने में। मुझे सालों हो गए, बड़ा अच्छा लगता है सबको कर गया गिनती सिखा रहे हमको। कितने सिग्मा बॉन्ड आ रहे भैया? देयर आर 18 सिग्मा बॉन्ड्स। एम आई करेक्ट? 18 सिग्मा बॉन्ड आ रहे जनाब? अरे बोलिए। बिकॉज इन मल्टीपल बॉन्ड एक बॉन्ड सिग्मा होगा और एक पाई होगा। मल्टीपल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा, बाकी सारे पाई होंगे। ठीक है? अच्छा, पाई बॉन्ड कितने आए? 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड वी आर हेयर टू फाइंड आउट। कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड आ रहे हैं वो हमको निकालना है। नहीं आया समझ में? अब मुझे क्या, इतना निकाल लिया हमने। अब अगर मुझसे यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड पूछे थे, अगर इलेक्ट्रॉन पूछ रहे थे, जो सिग्मा बॉन्ड बनाने में इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं उन्हें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। पाई बॉन्ड बनाने में जो इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं उन्हें पाई इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। सिग्मा बॉन्ड बनाने में जो इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए वो क्या कहलाएंगे? और एक बॉन्ड को बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं। तो 18 सिग्मा बॉन्ड्स हैं
तो 36 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। करिए। कर लिया? हर किसी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, हर किसी कार्बन का क्या बताना आपको, और नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बताने हैं। जी हुआ? कितने सिग्मा थे, कितने पाई बॉन्ड आने हैं भाई? हुआ? और कौन से कार्बन का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा? पूरे स्केलेटन को यहाँ पर 2 CH3 ग्रुप जुड़े थे। कितने CH3 ग्रुप जुड़े थे यहाँ पर? 1 और ये 2। समझ में आया भाई? यहाँ पर CH 2 CH3 CH, फिर ये C ट्रिपल बॉन्ड C। यहाँ पर कहिए निकला हाइब्रिडाइजेशन हर किसी का? निकाला है भैया? निकालिए निकालिए, जिसने नहीं करा अभी तक बोलते जाओ। कहाँ पर डबल बॉन्ड है? मैंने एक कार्बन कम कर दिया है क्या? ये CH, हाँ ठीक तो है अभी? ठीक है। हो गया भाई? एम आई करेक्ट? चलो इस कार्बन का बोलो। हाँ जी, सही है। एंड हैव वी फाउंड नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स? कितने? 31 सिग्मा। कितने सिग्मा आ रहे हैं? 31 आ रहे हैं। KPS तुम 32 बता रहे हो, कैलकुलेट करो फिर से। कहाँ है 19-20? जो है वो है। कितने सिग्मा है? 31 है। कितना पाए हैं?
अच्छा इलेक्ट्रॉन्स बोले तो इसके डबल हो जाएंगे वो, तो 31 सिग्मा के 62 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई के तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कैसे कैलकुलेट करेंगे और कैसे हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करेंगे, समझ में आया? कहिए। हमको ये समझ में आ गया भैया कि अगर कार्बन 4 ग्रुप से जुड़ा है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा 4 यानी sp3। अगर कार्बन 3 ग्रुप से जुड़ा है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा 3 यानी sp2। कार्बन 2 ग्रुप से जुड़ा है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा 2 यानी sp। इज इट अंडरस्टूड? ठीक है सर, समझ में आ गया। और ये तो आपने कल बना के बताया था सर, ये भी आपने कल बना के बताया था सर, ये भी बना के बताया था। ज़रा इस पर थोड़ा सा ज्ञान का प्रकाश डाला जाए तो अच्छा रहेगा भैया। इसके बारे में हम बात करते हैं। एक बड़ा इम्पोर्टेंट कंपाउंड, बहुत इम्पोर्टेंट, हाँ जी, इस कंपाउंड का नाम क्या है? इरिश प्रोपीन। वो तो तुमने IUPAC नेम बताया और वो भी गलत बताया। इस कंपाउंड का नाम क्या है मिश्रा? अगर IUPAC बोले तो प्रोपडाइन, ठीक है। और कॉमन नेम क्या है इसका? बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है साहब, कृष्णा गलत में पढ़ा चुका हूँ। कंपाउंड का नाम क्या है? एलीन है। बताया मैंने। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते समय हम लोग जब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे उस समय मैंने इसके बारे में बताया है, अगर आपको याद हो तो। ठीक है भैया, चलिए एनीवेज, अब इसमें ये वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? इसका sp2, इसका sp2 और इसका क्या? sp। बोलिए, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगा, और बीच वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp। नहीं आया समझ में? इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा या नहीं होगा? क्योंकि वो 3 ग्रुप से जुड़ा है, 2 हाइड्रोजन और एक ये वाला कार्बन भी वैसे ही, और बीच वाले कार्बन का क्या? sp। नहीं आ समझ में? क्यों? अरे ये कार्बन कितने ग्रुप से जुड़ा है, और ये 1 2 3, ये कार्बन 1 2 और, ठीक है, कहिए, ठीक है। तो ये तो अपने को मालूम पड़ गया, लेकिन अब अपने को इनके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाकर देखने की कैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। क्या देखने अपने को? इनके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो मैं ये बनाना चाहता हूँ इनके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे बनेंगे। अब उसके लिए तुमको ये मालूम भैया, ये कार्बन, ठीक है। अब बीच वाले कार्बन के लिए अगर बात करी जाए तो बीच वाले कार्बन में क्या होगा? बीच वाला कार्बन जो है वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बताएगा? बीच वाला कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन बताएगा? बताएगा कि नहीं बताएगा?
मतलब एक एस और एक पी मिलेंगे, तो बाकी दो पी क्या होंगे? बाकी दो पी क्या होंगे? बचे रह जाएंगे, वो हाइब्रिडाइजेशन में यूज। और इधर समझ में आई बात या नहीं आई? ये वाला कार्बन का ये और ये मिलकर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, और इस वाले कार्बन में क्या होगा? इधर कुछ ऐसा होगा। तो ये कौन सा कार्बन है? बीच वाला। और ये कौन सा है? ये वाला है। कहिए, ऐसे ही कुछ होगा? नहीं आ समझ में? बीच वाले कार्बन का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? और बाजू वाले कार्बन का? तो बीच वाले कार्बन का sp होगा, मतलब दो उसके वैसे के वैसे ही बच जाएंगे, दो p ऑर्बिटल्स, कोई छिड़खानी नहीं है इनमें। और आजू बाजू वालों में क्या? आजू बाजू वालों में क्या? एक एक यूज, दो दो यूज होंगे, लेकिन एक वैसा का वैसे ही बच जाएगा। कहो, अब मुझे ये कहा साहब कि इन दोनों के, ये जो है बीच वाले कार्बन का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, आजू बाजू वालों को कौन सा होगा, वो समझ में आ गया? समझ में आया नहीं आया? मुझे क्या करना है? इनके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाने हैं। इनके जब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाने हैं भैया, अरे बनाने हैं रे, तो जरा देखें, अपन प्रयास करते हैं। जरा देखो, जरा आंखों को, दिमाग को यहाँ गड़ा लेना। ये बीच वाला कार्बन, ये बीच वाले कार्बन का कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल है? बीच वाले कार्बन के ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। अरे हैं या नहीं हैं भैया? जरा दिमाग लगाइएगा, यहाँ पर सुनिएगा। ये बीच वाले कार्बन के दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। हाँ जी। अब जब ये हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो इसमें दो p ऑर्बिटल्स बच गए, एक ये और एक ये। कहिए, ये तुम्हारे पास में आजू बाजू के दोनों, ये बीच वाले कार्बन के sp। सुनाई नहीं दिया मेरे को? समझने वाली बात है बेटा। अरे सर, बीच वाले कार्बन के दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, उसके दो बच गए। कौन से दो बच गए? चलो, एक बच गया मान लो उसका 2py, और एक बच गया उसका 2px। मान लो, तुम चाहो तो भाई दोनों y तो बचेंगे नहीं, एक y बचेगा तो एक जड़ बचेगा, एक जड़ बचेगा, एक x बचेगा, एक x बचेगा, एक y बचेगा। ऐसे ही कुछ होगा ना? क्या ऐसा हो जाएगा क्या कि दोनों x बच जाए? और यहाँ तीन है यार, x y जड़। अब मान लो जड़ यूज हो गया तो x और y बच जाएंगे, y यूज हो गया तो x और जड़ बच जाएंगे, जड़ यूज हो गया तो x और y बचे, y यूज हुआ तो जड़ और x, और अगर जड़ यूज हुआ तो x और y। ऐसे ही कुछ होगा ना? ऐसे ही कुछ होगा ना? तो एक यूज हो गया, बाकी के दो बच गए। अरे बोलो, ठीक। ये हो गया साहब बीच वाले कार्बन की स्थिति। अब आजू बाजू वाले कार्बन, आजू बाजू वाले कार्बन की क्या स्थिति है? कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बता रहा है वो? sp2। और sp2 आपको मालूम है ट्रायंगुलर प्लेनर होता है कि नहीं? तो ये ट्रायंगुलर प्लेनर, ये इसका कौन सा ऑर्बिटल? sp2। ये भी आजू बाजू वाला कार्बन भैया, ये कौन सा? sp2। ये कौन सा भैया? सुनाई कम पड़ता है मेरे को? इज इट ओके सर? ऐसा कुछ होएगा?
ये लीजिए साहब, sp2 sp2 sp2, ये हो गया। अब इसके जब दो यूज हुए तो एक बचेगा। मान लो x और y यूज हो गए तो कौन सा बचेगा? z बचेगा। y और x यूज हो गए तो z बचेगा। z और y यूज हो गए तो, और अगर x और z यूज हो गए कौन सा बचेगा? चलो मान लो y बचा दिया, y बचा दिया, ये लो सर, ये y बचा दिया। ठीक है, समझना, चित्रकला नहीं कर रहा हूं मैं यहां पर, कुछ समझने वाली बात बता रहा हूं। ऐसा कुछ हुआ। अब इससे क्या हुआ, ये बीच वाला कार्बन, जब इन दोनों में इस तरह से एक्सियल ओवरलैपिंग हुई तो इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बन गया? सिग्मा। बना कि नहीं? और इन दोनों में ये पी वाई में साइड वाइज ओवरलैपिंग हो गई तो कौन सा बॉन्ड बन गया? पाई। बोलो, यहां आकर कौन जुड़ गया? हाइड्रोजन का 1s। यहां आकर कौन जुड़ गया? हाइड्रोजन का 1s। ये जुड़ गया भैया इस तरह से, ये जुड़ गया भैया इस तरह से, और यहाँ क्या आ गया? ये एक हाइड्रोजन आ गया, ये एक हाइड्रोजन हो गया, ये बाजू वाला हो गया काम। ऐसे ही एक कार्बन किधर है? उस तरफ भी है, वो भी sp2 हाइब्रिडाइज है कि नहीं है? तो वो भी sp2 हाइब्रिड है। तो ये आपके पास में क्या, 1 2 3, ये कार्बन का कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल? सुनाई नहीं दिया मुझे। ये कार्बन का कौन सा? ये भी कौन सा? sp2। इनमें फिर से एक्सियल ओवरलैपिंग हो गई इस तरीके से, तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड बन गया, बन गया। अब जैसे उसके पास में एक पी वाई बचा था, वैसे इसके पास में एक पी वाई बचा दिया। ये बचा दिया वाई, सुनाई नहीं देता मेरे को यार। ये ठीक है सर, ये बच गया। अब क्या होगा, यहाँ आकर कौन जुड़ जाएगा? इधर फिर से वापस से कौन? हाइड्रोजन का 1s। इधर कौन जुड़ गया? हाइड्रोजन का 1s। फिर इनके बीच में हुआ तो यहाँ ऐसी सिचुएशन आ गई, ऐसी सिचुएशन आ गई। अब मेरी गाड़ी रुक गई। क्यों रुक गई मेरी गाड़ी? उधर कौन सा अनयूज्ड है हाइब्रिडाइजेशन में? इधर हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा अनयूज्ड है? वाई, पी वाई। और इधर कौन सा अनयूज्ड है? भैया एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी बोलती है कि सेम ओरिएंटेशन होना चाहिए ओवरलैपिंग के लिए, भले एक्सियल ओवरलैपिंग करा रहे हो, भले साइड वाइज ओवरलैपिंग करा रहे हो, भले एक्सियल ओवरलैपिंग करा रहे हो, भले साइड वाइज ओवरलैपिंग करा रहे हो, बट ओवरलैपिंग के दरमियान के समय उनकी एक्सिस कैसी होना चाहिए? यहाँ क्या है? ओवरलैपिंग हो ही नहीं पाएगी, गाड़ी रुक जाएगी। क्या किया जाए? वहां पर, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूं भाई, जैसे मैंने यहाँ 2py छोड़ दिया, यहाँ 2py छोड़ दिया, तो इसके 2py के साथ में 2py हो गया। अब एक ऑर्बिटल 2 के साथ तो ओवरलैपिंग नहीं कर सकता, एक मैदान में 2 तलवारें तो नहीं रह सकती भैया। तो यहाँ पी वाई तो तुमने इस पी वाई के साथ में यूज कर लिया, अब इधर बचा है एक्स, उधर बचा है जेड। अब इन दोनों में ओवरलैपिंग क्यों? क्योंकि दोनों तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है जनाब। ओवरलैपिंग तो भी पॉसिबल नहीं है। फिर क्या किया जाए? यहां आकर गाड़ी क्या होती है भैया? रुक जाती है। चीज उतनी सहज नहीं है जितनी सहज हमें दिखती है कि हाँ सर ने बता दिया
चलो हाइब्रिडाइजेशन को याद करने का तरीका तुमने समझ लिया, लेकिन अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाने को आ जाए तो पिक्चर खराब हो जाती है। तो आप 2 ऑर्बिटल यूज करोगे, एक छोड़ोगे। अब एक छोड़ने में आपको क्या करना पड़ेगा, आपने मान लो यहाँ वाई वाई का कर दिया, तो फिर आपने इधर वाई को अनयूज किया था, तो वहाँ पे आपको किसको अनयूज रखना पड़ेगा, किसको अनयूज रखना पड़ेगा, एक्स को अनयूज रखना पड़ेगा, वरना ओवरलैपिंग हो पाएगी क्या, नहीं हो पाएगी। तो क्या करना पड़ेगा आपको, आपको क्या करना पड़ेगा, ये कौन सा ऑर्बिटल लेना पड़ेगा, 2px। फिर इस 2px के साथ में इसका 2px ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा और क्या बन जाएगा, पाई। समझे? तो इस तरह की कुछ कहानी आएगी। बीच वाला कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन तुम देख सकते हो। बीच वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp। इस वाले का क्या है, इस वाले का क्या है। लेकिन एक मसले की बात यह कि यहां जो अनयूज्ड p ऑर्बिटल था और यहां जो अनयूज्ड p ऑर्बिटल था, वो दोनों क्या थे, इधर का अनयूज्ड p ऑर्बिटल उधर के अनयूज्ड p ऑर्बिटल से क्या है, डिफरेंट है। इनफैक्ट उसके क्या है, परपेंडिकुलर है। समझे? क्या है उसके, तो इन दोनों के जो प्लेन है ना, इन दोनों कार्बन के जो प्लेन होंगे वो कैसे होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। समझे? इन दोनों के जो p ऑर्बिटल्स होंगे वो कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो ये एलीन में हमने तीनों कार्बन्स के क्या बनाए, तीनों कार्बन्स के क्या बनाए हमने, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये तीनों कार्बन्स के हमने क्या बनाए हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। मसले की बात ये कि यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जो जैसे आप यहाँ पर तो 2 बचेंगे, 2 में से एक इसके साथ में कट जाएगा, पर वो जो एक बचेगा अब वो उसके वैसे के साथ में ओवरलैप नहीं कर पाया, इसलिए आपको उसके परपेंडिकुलर वाला यूज़ करना पड़ा। कहो, किसी ज़माने में IIT JEE में ये क्वेश्चन आया था मात्र 2 मार्क्स का, तब 100 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर होता था। उसमें कितने मार्क्स का था, 2 मार्क्स का पेपर था, मतलब 2 मार्क्स का क्वेश्चन था ये सब्जेक्टिव। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ड्रॉ दी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ एलीन। अब पहली बात तो तुमको एलीन नहीं पता तो तुम्हारी गाड़ी वहीं ख़त्म हो गई। फिर जब मालूम ही नहीं एलीन क्या है तो कर लो तुमसे करते बने तो। ठीक है भैया। फिर उसके बाद में तीनों कार्बन्स के आपको क्या बनाने थे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, करिए। हो गया भैया? देखो भैया, इसे हम इस 3D स्केलेटन से समझें। ये है बीच वाला कार्बन जो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन में है, दिस इज sp hybridized carbon, this is sp2 and this one is also sp2 से। ठीक है, अब ये sp2 में है, तो ये ऐसा ट्रायंगल बन गया। कुछ समझ में आ रहा है भैया? ये बीच वाला कार्बन, ये कौन सा, राइट वाला जो कार्बन है वो कौन सा है, sp2। अब इसमें भी वैसा ही जैसा ट्रायंगल बना यहाँ भी बनेगा, बनेगा। गौर करिए, ये सेंटर वाला कार्बन, ये आजू बाजू के कार्बन नज़र आ रहे हैं आप लोगों को। सेंटर वाला कार्बन जो मेरे हाथ में नहीं है वो कौन सा कार्बन है, ये sp2 sp हाइब्रिडाइज है। ये इससे ये ट्रायंगल प्लेन बनाए और इससे भी ट्रायंगल प्लेन बनाए, लेकिन इस ट्रायंगल प्लेन की खासियत देखो आप, दोनों के ट्रायंगल प्लेन कैसे लग रहे हैं, परपेंडिकुलर है। आप देख रहे हो एक वर्टिकल प्लेन में है, ये वर्टिकल प्लेन में है, और ये कौन से प्लेन में है, हॉरिजॉन्टल प्लेन।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये, सबसे ज़्यादा समझने की चीज़ है पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में। बायो का मुझे मालूम नहीं, बट मैं इतना जरूर जानता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स अगर बात करूँ मैं इन तीनों सब्जेक्ट्स की, तो सबसे ज़्यादा है ऑर्गेनिक समझने की। ठीक है भैया, आप जितने लोग यहाँ पर बैठे हो, मैं बड़े मतलब विश्वास के साथ बोल सकता हूँ आप सबसे बेकार ड्राइंग मेरी है। मुझे मालूम है मेरी ड्राइंग दुनिया में सबसे बेकार है, ठीक है। पर ये जो इमेजिनेशन है ये पक्का रखना पड़ता है अगर आपको इंजीनियरिंग में जाना है तो। ये इमेजिनेशन आपका पक्का होना चाहिए। आ रही है बात समझ में? वहाँ आपको चित्रकला नहीं करना, वहाँ पे आपको चिड़िया, पंछी, नदियाँ, तालाब, घर, पर्वत ये नहीं बनाने, लेकिन वहाँ आपको जो इंजीनियरिंग आर्टिकल्स बनाने हैं वो आपके इमेजिनेशन आपका अच्छा होना चाहिए। ये हमारे पास में बीच वाला कार्बन है और ये कैसा कार्बन है आप देख सकते हो, दोनों के प्लेन कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। ये तीनों आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों कैसे हैं, जैसे ये तीनों आपको दिखाई दे रहे हैं तो ये तीनों कैसे हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में थे और ये कैसे प्लेन में थे, वर्टिकल प्लेन में थे। यू सी, ये कौन सा प्लेन है आपके सामने, ये तीनों दिख रहे हैं वर्टिकल प्लेन में, और ये तीनों देखो कौन से प्लेन में, नजर आ रहा है भैया? ये है एलीन का स्ट्रक्चर, छोटा मोटा स्ट्रक्चर नहीं है। 100 मार्क के पेपर में 2 मार्क का क्वेश्चन था ये, और ये भी कई ज़माने पहले। जिस दौर में हम एग्ज़ाम देकर निकले हैं ना, वो बड़ी वाली फैक्ट्री है बेटा वो। तब तो क्या चीज़ें मिलती नहीं थी, अब तो चीज़ें मिलने लग गई हैं बहुत आसानी से, ठीक है। लेकिन ज़्यादा मिलने का नुकसान ये भी होता है कि हम भटकते भी बहुत हैं। थ्योरी आप 50 बार पढ़ लो, मैं हमेशा बोलता हूँ भैया थ्योरी आप 50 जगह से पढ़ लो, आपको फ़ायदा नहीं होगा। आपको जो फ़ायदा होना है वो प्रश्न करके होना है। और असलियत ये है, जो सबसे कठिन काम होता है ना, लोग वही करने से बचते हैं। जैसे क्रिकेट खेलने गए तो लोगों को क्या लगता है क्रिकेट खेलना मतलब क्या बल्ला घुमाना है और बॉल फेंकनी है, जबकि असलियत क्या होता है, जो कैंप लगते हैं ना बड़े बड़े, उनमें बल्ला घुमाना, बॉलिंग करना तो सिखाते ही नहीं। उनमें तो आपकी फ़िटनेस पर काम करते हैं, आपकी टेक्निक्स पर काम करते हैं। मतलब बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि दिन में आपको ये नहीं कि बहुत सारा आपको 10-10 घंटे बैट पकड़े रखना है, आपको इधर से उधर दौड़ लगानी है, वो तो करवाते ही नहीं हो। वो तो क्या करवाते हैं, आपकी टेक्निक्स पर काम करते हैं भैया, क्योंकि वही चीज़ काम आनी है। असलियत ये है। ऐसे जिसको बोलते हैं कि भैया आंगनी की चुंगनी में, हमारे यहाँ देसी मालवी भाषा में, तो वो फिर तो क्या है, कुछ भी बल्ला घुमा लो, कहीं ना कहीं अगर बॉल लग गई तो शॉट लगी जाएगा, नहीं हुई तो जय श्री राम, कोई बात नहीं, आउट, उछल जाएगी बॉल। बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर हमारे पास में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे, जैसे अब तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे तो पहले क्या करो, सब थ्योरी पढ़ लो। आप फिजिक्स में सब्जेक्ट है नहीं जो थ्योरी पढ़ के आपका होगा, मैथमेटिक्स में सब्जेक्ट है नहीं जो थ्योरी पढ़ के आपका होगा, केमिस्ट्री में होगा, बायो में होगा, लेकिन वहाँ पर भी आपको कॉन्सेप्ट आपके चेक करने, तो उसका सबसे सही तरीका क्या, प्रश्नों को करो। अब जैसे मैं आप कोई प्रॉब्लम करने का, जैसे मुझे ध्यान है जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तब संजीव गुप्ता चलती थी, SL गुप्ता करके फिजिक्स की बुक होती थी, JPNP पब्लिकेशन होता था, जयप्रकाश नाथ पब्लिकेशन, मेरठ का था वो, ठीक है। तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठे तो वो लड़के क्या कर रहे हैं, उसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं। अब उसमें थ्योरी नहीं है, SC वर्मा करने बैठे, SC वर्मा की थ्योरी पढ़ने बैठे। SC वर्मा क्या है, SC वर्मा रेसनिक हॉलिडे का कॉम्पैक्ट फॉर्म है। रेसनिक हॉलिडे जो लिखते हैं बड़ी खतरनाक वाली अंग्रेजी रहती है, जो हमारे भारतीय लोगों को समझ में आती नहीं आसानी से। रेसनिक हॉलिडे क्या करता है, उसी को इंडियन उस पर कवर चढ़ा देता है, तो वो समझ में आ जाता है थोड़ा सा। पर अगर आप ये सोचो कि आप थ्योरी पढ़ के आप प्रश्नों को कर लोगे, तो फिर तो ऐसी कोई बुक नहीं होती। आप प्रश्नों को जब करने जाते हो तभी आपके एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आपके जो है वो कॉन्सेप्ट बिल्टअप होते हैं और आपका काम होता है। क्या कह रहा हूँ मैं, आपको कितना आता है कितना नहीं आता, ये शाश्वत सत्य है। और मुझे मालूम है ये किसी जो 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 सिलेक्शन पाएंगे उनके अलावा ये बाकी किसी के दिमाग में घुसेगा भी नहीं, मुझे मालूम है। क्योंकि कई लोगों को इतना टाइम हो चुका है यहाँ पर कि वो इतना टाइम में घुसना होता तो घुस चुका होता, वरना कुछ नहीं है। आप 50 टीचर्स के लेक्चर्स करो, आपका इलाज 50 डॉक्टर्स नहीं करेंगे, आपका इलाज करने वाला एक डॉक्टर होता है और वो सही होना चाहिए। मालूम पड़ रहा है वहाँ पर लैब में जाकर, ये लैब में फलानी क्लास का वो खोल के बैठे हैं ढिमकानी। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो बेकार पढ़ा रहे, वो अच्छा पढ़ा रहे, शायद मुझसे अच्छा पढ़ा रहे होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको लगता होगा शायद सदाना से अच्छा पढ़ाया जा रहा है, आप मान सकते हो, लेकिन हर किसी का अपना एक तरीका होता है।
ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो मैं स्किप करूँगा। ये हो सकता है कि किसी ने पहले पढ़ाया हो मैं बाद में पढ़ाऊँगा, किसी ने बाद में पढ़ाना हो मैं पहले पढ़ा दूँ। मुझे अपना अपना बाइफिकेशन पता है मैंने कौन से टॉपिक को कहाँ पढ़ाना है, और सामने वाला कितना जिंदा बैठा है उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। मेरे कराने से क्या हो, सिलेक्शन मैंने तो पाना नहीं है। मेरी कैपेसिटी तो मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, जितनी होगी जितना मैं पढ़ाता हूँ इससे मेरी ज़्यादा ही है कैपेसिटी मतलब मेरे पास में जो प्रॉब्लम्स का लेवल होगा, जो जो कॉन्सेप्ट्स होंगे मेरे पास, जो मैं पढ़ा सकता हूँ मैं उससे ज़्यादा पढ़ा लूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा कैलिबर क्या है। मुझे भी मेरे कैलिबर के साथ में जस्टिस चाहिए। नहीं तो मालूम पड़ा मैं गधों को पढ़ाकर मैं भी गधा ही हो जाऊँ, मेरे मुँह से भी उल्टी सीधी चीज़ें निकलती रहे, गालियाँ बकूँ मैं, और मैं बकरे में देर नहीं लगाऊँ तो मैं जस्टिस कर ही नहीं पाऊँगा ऐसे। पर जो हकीकत बात है वो फिर बोल रहा हूँ मैं तुम्हारे को, और मुझे मालूम है फिर बोल रहा हूँ मैं, जिनका सिलेक्शन होगा उनके अलावा बाकी किसी को जू भी नहीं रेंगने वाली, क्योंकि फिर वो कल लैब में बैठ के कुछ और कर रहे होंगे। असली पढ़ाई टीचर के पढ़ाने के दौरान नहीं होती है, असली पढ़ाई खुद के पढ़ने से होती है। आपको 10 घंटे टीचर पढ़ाएगा। अभी जब नीट का एग्ज़ाम आएगा, जेई का एग्ज़ाम आएगा, तो बहुत सारे ऐसे लोग यूट्यूब पे आ जाएंगे जो बच्चों के बहुत हितैषी बनेंगे, बच्चों का बहुत भला चाहने वाले बनेंगे कि हम आपका भला चाहते हैं, आपका ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। तो वो 10-10 घंटे पढ़ा रहे हैं, 12-12 घंटे पढ़ा रहे हैं, और लगा क्या पढ़ा रहे हैं यार, वो रट्टा मार के आए घर से। यहाँ पर पहले से पैनल पर सब कुछ लोड कर दिया उन्होंने। मैं तो प्रश्न लेकर आता हूँ तो मुझे लगता है मैं पहले ये वाला प्रश्न कराऊँ फिर ये वाला कराऊँ, मैं खुद ही अपनी सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर पाता भैया। जिसको बोलते हैं इम्प्रोवाइजेशन, मैं तो बहुत ही कर जाता हूँ। मुझे तो खुद ही नहीं पता होता कि मैं भी कौन सा प्रॉब्लम पहले सॉल्व कराऊंगा, कौन सा बाद में। तुम लोगों को मॉड्यूल देता हूँ तो कभी कौन सी प्रॉब्लम पहले कराई, कभी कौन सी प्रॉब्लम पहले कराई, बोलता हूँ ना मैं भैया पहले ये करो पहले ये करो, मैं क्या याद करके आ रहा हूँ घर से। तो मैं तो वैसी फैक्ट्री से पक्के निकला हूँ जहाँ पर ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क्स के आते थे। असली पढ़ाई टीचर के पढ़ाने से नहीं होती। आप 12 घंटे पढ़ा रहे हैं, आपका कुछ नहीं हो रहा, आप बोलोगे हाँ, तो वो कुछ नहीं है, वो तो केवल आपको बुनाने का तरीका है, आपको अट्रैक्ट करने का तरीका है, जिसको बोलते हैं डेमो बनाने का तरीका है। एक क्रैश कोर्स नाम की चीज़ होती है जो 12th के बाद होती है। 12th की एग्ज़ाम ख़त्म होते से ही क्रैश कोर्स कराया जाता है तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूशंस पर। वो किस लिए कराया जाता है, उनको मालूम है क्रैश कोर्स से कभी सिलेक्शन नहीं होना ही नहीं है। अरे नीट कोई हलवा है जो साल 2-2 साल में लोगों से नहीं निकल रही है, 3-3, 4-4, 5-5 साल में लोगों से नहीं निकल रही है, 5-5 साल में लोगों से नहीं निकल रही है। वो 1 महीने के क्रैश कोर्स में कोई कर लेगा, 1.5 महीने के 2 महीने में क्रैश कोर्स में कर लेगा? नहीं। क्रैश कोर्स तो इसलिए करा जा रहा है ताकि भैया स्टूडेंट को अट्रैक्ट किया जा सके, क्योंकि वो कोर्स है जिसमें आपको बोलते ही जाना है। तो वो अट्रैक्शन का तरीका है कि आपकी ड्रॉपर्स बैच बन जाएगी उससे। क्रैश कोर्स जेब भरने का तरीका है। वैसे ही आजकल वो 1 शॉट सीरीज़ और दुनिया भर के और तमाम तरह के अलग अलग नामों से लोग करने लग गए, तो वो इसीलिए हो रहा है, उससे सिलेक्शन निकलेंगे। और साल का सबसे खास टाइम होता है आखिरी टाइम पे अपनी खुद की पढ़ाई करने का। उस समय तो आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो, तो अपना कब पढ़ रहे हो? जो साल का सबसे खास समय है वो कौन सा है? खुद की स्टडी का। और आप कितना भी अच्छा पढ़ लो, अगर आपने आखिर में रिवीजन नहीं किया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कितना ही अच्छा पढ़ लो आप, रिवीजन इज मस्ट। हर चीज में रिवीजन मस्ट है भैया। उस समय तो आप क्या कर रहे हो, लेक्चर अटेंड कर रहे हो बैठकर। अरे वाह यार क्या पढ़ा रहे हो, पढ़ो आप, हो जाए आपका सिलेक्शन तो मेरा नाम पलट देना। और भी रखे ही होंगे मेरे नाम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर लेते रहना मेरे से जो लेना हो। खुद से पढ़ने से काम होता है। आप थ्योरी पढ़ोगे आपसे कुछ नहीं होना। आपको थ्योरी पढ़ के लगता है सब समझ में आ गया, लेकिन जब क्वेश्चन पढ़ने जाते हो ना तब मालूम पड़ता है। जो है ना भैया अपन बाहर बैठे हैं स्टेडियम में, तब तो अपने को लगता है कि हाँ बॉल को ऐसे मारना चाहिए था। वहाँ जब खेलने जाते तो मालूम पड़ता है कि बॉल कैसी आई थी। साइड में खड़े होकर तो कोई भी बोल देगा विराट कोहली को ऐसे खेलना था। आकाश चोपड़ा बहुत सारी चीज़ें बताता है, वो खुद ही खेल पाया हो, बहुत अच्छी कमेंट्री करता है ना भैया, लेकिन खुद खेल पाया क्या? नहीं खेल पाया। जिस समय धोनी का सिलेक्शन हो रहा था उस समय आकाश चोपड़ा का भी हो रहा था, पर नहीं हुआ। देखी होगी धोनी मूवी तुम लोगों ने, आकाश चोपड़ा का भी नाम लिया जाता है उस समय। वो कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता है। खुद से करने से काम होगा। आप चीज़ों को खुद से करोगे तो चीज़ें होंगी, वरना नहीं।
समझे भैया? आगे आपकी इच्छा है। एनीवेज, तो ये आपको कैसे दिखाई दे रही है? एक मान लो ये एक्स वाई प्लेन में है, तो ये वाई जेड प्लेन में होगा। नहीं आ समझ में? जैसे अपन क्या होता है, अपन पैरेंटल एक्सिस जेड एक्सिस मानते हैं। कौन सी एक्सिस मानते हैं? तो अब जैसे ये दोनों जो होंगे ये कौन से प्लेन में हो जाएंगे? अगर मैं यूँ बोलूँ कि अगर ये जेड एक्सिस है, सपोज कौन सी एक्सिस है ये? कि जेड एक्सिस है, तो यहाँ कौन सा प्लेन बनेगा? ये वाई था ना, तो ये कौन सा प्लेन बन जाएगा? वाई जेड प्लेन। और ये कौन सा प्लेन बन जाएगा? एक्स वाई प्लेन। अरे कहो, ये कौन सा प्लेन बनेगा? और ये दोनों के प्लेन्स कैसे होंगे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। ये आपके पास में चारा नहीं है, आपको बनाना पड़ेगा भैया। आप बनाओगे तो ऐसा लगेगा सारे के सारे जो एटम है, तीनों कार्बन और चारों हाइड्रोजन, ऑल 7 एटम्स आर लाइंग इन सेम प्लेन। बट एक्चुअली ऐसा हो रहा है क्या? ये 3 और ये एक प्लेन में है, तो ये बाकी के 2 जो होंगे वो उसके परपेंडिकुलर वाले प्लेन में होंगे। नहीं आ समझ में? ठीक है भैया? तो सबके सब एक प्लेन में लाई कर रहे हैं क्या? सब कैसे लाई कर रहे हैं? अलग प्लेन में भी नहीं है भाई। कोई भी 5 एटम, ये तुम देख लो, तीनों कार्बन तो ऑब्वियसली एक ही प्लेन में होंगे, तीनों बॉल्स तो एक ही प्लेन में होंगी, और 2 भी जो होंगे वो उस प्लेन में आ जाएंगे, लेकिन बाकी 2 क्या होंगे? अलग प्लेन में होंगे। बोलिए, ये एक्स वाई प्लेन बन रहा है, ये वाला, ये जेड एक्स प्लेन बन रहा है, मान लो बन रहा है कि नहीं? तो ये कौन सा प्लेन है? अंडरस्टूड? ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पर भैया, लिख लीजिएगा वो प्लेन भी वहाँ पर, तो अच्छा रहेगा। ठीक है भैया? ये हकीकत बात तुम्हें बता रहा हूँ। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ इस बारे में। क्या होता है, हम हमारी खुद की स्टडीज से बचते हैं, और जो सबसे कठिन काम है ना, मतलब जिस चीज़ से तुम बचते हो, तुम ये मान लो सफलता उसी चीज़ से मिलती है। जो सब कर सकते हैं वो तुम कर लोगे तो कुछ नहीं होगा ना। मैंने तो ये लाइन पकड़ के रखी है हमेशा से यार। अब तुम भले बड़े बोलो या जो भी बोलो, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मुझे मेरे टीचर्स बोलते हैं ना कि फलाने स्कूल में ये होता है। जैसे मैम आज भी सुबह किसी को, एक टीचर को झाड़ रही थी कि फलाने स्कूल में ऐसा होता है। तो मतलब जो वाट एवर इज हैपनिंग एल्सवेयर, आई एम नॉट गोइंग टू कॉपी। सरदाना इज नॉट ट्रेंड कॉपियर। मतलब वो कुछ भी हो जाए, मतलब अगर मुझे किसी ने बोला है कि ये चीज़ वहाँ पर हुई है, तो पक्की बात है कि यहाँ तो नहीं होगी वो। कुछ बेसिक टेक्निकल चीज़ें हैं जो होनी है भैया, कि ऐसे पढ़ाना है तो ऐसे ही पढ़ाना है, उसमें कोई वो नहीं। लेकिन कुछ अगर मान लो कुछ पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं, मान लो LKG में पढ़ाने की या UKG में या फर्स्ट सेकंड में, जिस भी किसी क्लास की, तो व्हाट इज़ हैपनिंग देयर हम नहीं करेंगे वो। प्रमोशन का तरीका जैसे होता है, मैं बता दूं, मुझे इतने साल हो गए काम करते हुए, मैंने कभी देवास शहर में आज तक एक होर्डिंग नहीं लगाया। एक होर्डिंग नहीं लगा। मेरे पास आता था, जैसे पहले बीच में एक टाइम था जब मेरे पास ना उज्जैन से, मक्सी से बच्चे आते थे, बस करके आते थे वो। तो पहली बार जब बात करने के लिए आया तो उन्होंने देखा बहुत सारे होर्डिंग लगे हुए थे देवास में। साधना का होर्डिंग नहीं दिखा उनको। तो जो सब करते हैं वो मैं करूँगा ही नहीं, और जो मैं करूँगा वो कोई दूसरा कर ही नहीं पाएगा। मैं कोई ये नहीं है कि मेरे को भैया यहाँ पर जो है मर्सिडीज़ खड़ी करनी है, या थार खड़ी करनी है, या फॉर्च्यूनर खड़ी करनी है। वो मेरा कीड़ा नहीं है, मेरा कीड़ा कुछ और है। जिस चीज़ में तुम ये समझ लो, पढ़ाई करते समय तुमको बस तुम इतना समझ लो, मैं तुम्हें बहुत बेसिक मूल मंत्र बता रहा हूँ तुम्हारे को। जो चीज़ करने में तुम्हें सबसे ज़्यादा कठिनाई होती है ना, सफलता उसी से मिलती है। जब वो क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं या कोई भी तुम और भी कोई दूसरे गेम, तो वहाँ जब वो कोर कराते हैं ना, तो बच्चे रोने लग जाते हैं। वहाँ रोते हैं, मतलब 2-4 दिन में तो ग्राउंड जाना बंद कर देते हैं। आंसू टपकते हैं कि नहीं जाना, बहुत मेहनत कराते हैं वहाँ पर, ये कराते हैं वो कराते हैं, हमको क्रिकेट तो खिला ही नहीं रहे, हमको तो ये करा रहे हैं, हमको तो वो करा रहे हैं। और जो उसको झेल जाता है ना, वही कर पाता है। कि वो पेट के बल खड़ा कर दिया उन्होंने, एक लिटा दिया उन्होंने 1-1 मिनट के लिए, 2-2 मिनट के लिए। 1 मिनट ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। प्लैंक लगा रहे हैं, उसी में रोना आता है। और उसी में क्या होता है, जाते तो बिल्कुल सब बिल्कुल बढ़िया तरीके से, कह रहे हैं 10,000 रुपये की किट बुलवा ली है, 8,000 रुपये का बैट बुलवा लिया है, सब सारी चीज़ें आ गई हैं। लेकिन क्या हुआ, ये तो कुछ कराया ही नहीं, खुली भी नहीं किट हमारी। तो आज जूते मोजे पहने हमने वहाँ जाकर, बाकी कुछ भी नहीं करा हमने, और सफलता उसी से मिलनी है। आप प्रॉब्लम्स नहीं करते हो, क्वेश्चंस नहीं करते हो। जो क्वेश्चंस नहीं करेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा।
ये फैक्ट है। 50 बार थ्योरी पढ़ो। देखते हैं ना एनसीईआरटी कई भैया आजकल तो वो भी मिलने लगे हैं कि एनसीईआरटी के हाइलाइटेड नोट्स, एनसीईआरटी के हाइलाइटेड नोट्स मिलते हैं कि वो हाईलाइट को कहाँ कहाँ पे हाईलाइट करना वो वाले पॉइंट्स को। पर तुम किसी और के नोट्स पढ़कर तुम कैसे सफलता पाओगे यार? तुम अपने आप से पूछो, पा सकते हो क्या? मैं नहीं मानता यार। तो नोट्स बनाने का तरीका सबसे बढ़िया अपने खुद के होते हैं। आपने एनसीईआरटी पढ़ी, 50 बार आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, आखिरी टाइम पे कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम जब होती है तो अपन पढ़ के इतना बोर हो चुके होते हैं कि मन ही नहीं करता अब तो बस हो। कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल अब एग्ज़ाम हो ही जाए, और जिसकी तैयारी नहीं है उसको ये लगता है कि काश 15 दिन, काश 20 दिन, काश 30 दिन एग्ज़ाम लेट हो जाए तो मैं ऐसा कर लूँगा, मैं वैसा कर लूँगा, मैंने ये कर लेना है, मैंने वो कर लेना है। ये एक्सक्यूजेस आर्ग्यूमेंट हैं, सालों से देखते हुए आ रहे हैं। मेरे टाइम पर भी थे, आज भी हैं। मुझे लगता था मेरे को 15 दिन और मिल जाए तो ऐसा हो जाएगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मेरी ये चीज़ बच गई, मेरी वो चीज़ बच गई। पर वो 15 दिन की लिमिट कभी नहीं आती। मिला मुझे IIT जब हुई रुड़की में मुझे 1 महीना मिल गया, क्या उखाड़ लिया मैंने? रुड़की में मुझे उसके बाद IIT के बाद 1 महीना एक्स्ट्रा मिल गया। रुड़की की एग्ज़ाम होती थी तब REEE, रुड़की इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम। उल्टा और ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया मैं कि अब तो अपन ने IIT फोड़ दी बाबा। पेपर देने के बाद में आपको लग जाता है ना कि यार आप हो रहे हो सिलेक्शन, मतलब एक टेंटेटिव आइडिया लग जाता है आपको कि आप गोइंग टू गेट द सिलेक्शन। सो जब एक वो सेटिस्फेक्शन आ गया कि अब तो अपना IIT में हो ही जाएगा। ये नहीं मालूम रैंक क्या लगेगी क्या नहीं लगेगी, हर किसी का ड्रीम होता है अंडर 100 मारना, ये बात है, बट ठीक है। बट ये कि अपना हो जाएगा, चलो ठीक है, अपनी 1000 भी लग जाएगी तो अपन कोई बुरे नहीं है, पहुँच तो गए। वो एक ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, वो एक सेटिस्फेक्शन आ गया, और वो आ जाता है तो फिर क्या है, फिर काम थोड़ी ना होता है। आपका काम होना है जब आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, और क्वेश्चंस भी वो जो आपके काम के हैं, ना कि वो जो आपके काम के नहीं। आप लल्लू क्वेश्चन उठा के बैठ गए हो, बिल्कुल सरल क्वेश्चन उठा के बैठ गए हो आप, क्या होगा? आपको तो क्वेश्चंस कौन से उठाने जो बहुत प्रिसाइज हैं आपकी एग्ज़ाम के काम के, जो आपकी परीक्षा में आने, जिस तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में आने उस तरह के प्रश्नों को करो तो बात बनेगी। कई बार आपको मल्टीपल तरह के क्वेश्चंस करने होंगे, कई बार उन्हीं क्वेश्चंस को आपको रिवाइज करना होगा। और पुनः बोल रहा हूँ, तुम्हारा सिलेक्शन तुम कराओगे, कोई और नहीं। नहीं होगा तो भी तुम्हारी वजह से नहीं होगा, होगा तो भी तुम्हारी वजह से होगा। ललित सरदाना हैज़ नो रोल इन मेकिंग यू पीपल सक्सेसफुल और आपका सिलेक्शन ना हो। दोनों केस में आपने पढ़ लिया तो ठीक बात है, हम तो जो बोलते हैं वो सबको बोलते हैं, यहाँ पर एक जैसी बात बोलते हैं। किसी के मार्क्स ऊपर से टॉप पे आ रहे हैं, किसी के नीचे से टॉप पे आ रहे हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं? उसमें मैं क्या कर सकता हूँ भैया? मैंने तो उसी इंटेंसिटी के साथ में बोला है, और इतना तुम जानते हो जब पढ़ाया दिल से पढ़ाया, जो काम करता हूँ दिल से ही करता हूँ मैं, बिना दिल के तो मेरे से काम होता नहीं है। कोई माई का लाल मेरे से आके नहीं पढ़वा सकता अगर मेरी पढ़ाने की इच्छा नहीं है तो। समझे या नहीं भैया? कल तुम लोगों को जो चीज़ें मैंने बोली कि ये तुमको ये चीज़ें करनी है, तुमको कहाँ से थ्योरी पढ़नी है, कहाँ से तुम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तुम बहुत सारी चीज़ें करने की जरूरत ही नहीं। तुम तो पास्ट ईयर के नीट के जेई के पेपर्स कर लो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लो। तुमको जो मॉक पेपर्स मिल रहे हो, खासतौर पर वो जो 35 क्वेश्चन के पेपर मिल रहे हैं ना, बहुत प्यार से बनाए मैंने। एक पेपर बनाने में मुझे कम से कम 1.5 घंटा लगा, मतलब एक एवरेज 1.25 घंटे तो लगे ही। मैंने बहुत आराम से बैठ के पेपर बनाता था मैं ये वाले। 10 सोर्सेस से मैंने ढूंढ के निकाले। आप उतनी चीज़ें कर लो, मजाल नहीं है आपको। आप कहीं के रंग बिरंगे मॉड्यूल्स लेकर आ जाओ, कहीं के रंग बिरंगे जो टीचर्स पढ़ा रहे हो, आप किसी से भी तुलना कर लोगे। मैं एक ही बात बोल सकता हूँ, जो पढ़ाता हूँ उसके बाहर से एग्ज़ाम में पेपर नहीं आता। जो कोई सिलेक्ट हुआ है या कोई सिलेक्ट नहीं हुआ है, जिसने सरदाना पे पढ़ाई करी है उससे पूछ लो कि जो सर बोलते हैं, जो ललित भैया बोलते हैं, वो सही है कि गलत है। जो पढ़ाते हैं उसमें से पेपर आता है या नहीं आता है, वो बता देंगे आप। भले वो उसका सिलेक्शन नहीं भी हुआ, पर वो ये झूठ तो नहीं बोल पाया कि हाँ सर के पढ़ाई के बाहर से आया था। समझे? फिर से समझा रहा हूँ भैया, ये देखो,
ये जो दोनों बॉन्ड्स हैं, ये दोनों बॉन्ड्स कैसे हैं? हॉरिजॉन्टल रखें। ये दोनों बॉन्ड्स कैसे रखें? ये दोनों बॉन्ड्स कैसे रखे हुए हैं? ये जो मेरे लेफ्ट हैंड पे आ रहे हैं, ये दोनों बॉन्ड्स कैसे रखे हुए हैं? और ये एटम्स भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में, हनूर। और ये जो दोनों तुमको दिखाई दे रहे बॉन्ड्स, ये कैसे हैं? कैसे हैं? और ये एटम्स भी कैसे रखे हुए हैं? वर्टिकल। जब हम 2D में बनाते हैं तो हमको लग रहा है सारे एक ही प्लेन में, बट यहाँ पर ये दोनों बॉन्ड्स कौन से प्लेन में हैं? और ये दोनों, ये एटम्स भी काय में, ठीक है? ये दोनों बॉन्ड्स, पुनः बोल रहा हूं मैं, कैसे हैं? हॉरिजॉन्टल। और ये एटम्स भी हॉरिजॉन्टल रखे हुए हैं। और ये जो दोनों तुम्हारे को नजर आ रहे हैं, और ये, ठीक? तो इस तरीके से ये ज्योमेट्री 2D नहीं है, ज्योमेट्री क्या है? और यही जो 3D ज्योमेट्री है, यही आगे चल के इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का कारण बनने वाली है। अभी हम आइसोमेरिज्म जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे दिस विल एक्चुअली बिकम रीजन, इवेंचुअली यही एक रीजन है उसका, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा 11th वालों को ऑब्वियसली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या, दैट विल स्टडी लेटर ऑन, ठीक? तो ये दोनों बॉन्ड वर्टिकल हैं, ये दोनों बॉन्ड्स हॉरिजॉन्टल है, ये सारे एटम्स हॉरिजॉन्टल हैं, और ये दोनों बॉन्ड्स वर्टिकल, और ये एटम्स भी कैसे हैं? वर्टिकल, ठीक? कहिए।